हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम एन के वर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ शिक्षा वाटिका। आज फिर हम तुम्हारे लिए वीडियो लेकर के आए हैं बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेल थ्योरी को जो होता है स्क्लैडन एंड स्वार ने प्रपोज किया था, उसके बारे में बतलाए थे डिटेल से। उसके बाद जो होता है स्क्लैडन एंड स्वार ने ये नहीं बतला पाया था कि कोई भी न्यू सेल्स कैसे राइज होता था, कैसे राइज होता है। तो इसके लिए जो होता है पहले साइंटिस्ट कौन थे? रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बतलाया था। ये रुडोल्फ वर्च्यू पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बतलाया था कि न्यू सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको ओमनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं, जिसको सेल लिनेज थ्योरी भी कहते हैं और सेल इनहेरिटेंस थ्योरी भी कहते हैं इसको हम। जैसे देखो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, इसमें डिवीजन हुआ तो इससे न्यू सेल्स बना, ये सब बतला चुके हैं पिछले क्लास में बच्चों। फिर इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करके जो होता है फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी का। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने मॉडिफाइड किया सेल थ्योरी को एज फॉलोज, बतलाए थे पिछले क्लास में। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बतलाए थे यहाँ पर हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इतना बतलाए थे बच्चों। एक पॉइंट और बतलाए थे, न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स या ऑल न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इतना तक बतलाए थे बच्चों पिछले क्लास में। आज जो बतला रहे हैं बच्चों पेज नंबर 6, पहले पेज नंबर 5 तक बतलाए थे, आज पेज नंबर 6 से बतला रहे हैं बच्चों। अब देखो ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। ये क्या है? मॉडर्न सेल थ्योरी है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्क्लैडन का वर्क, स्वान का वर्क, रुडोल्फ वर्च्यू का वर्क, सबके वर्क को मिला करके बनाया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बनाया गया बच्चों? मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब ये मॉडर्न सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है बच्चों। ये सब मॉडर्न सेल थ्योरी स्टेट दैट, मॉडर्न सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या क्या है वो यहाँ पर हम समझाने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से समझना बच्चों। देखो पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स हैविंग प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल एंड ए कवरिंग मेम्ब्रेन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं। उस सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल होता है और कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है बच्चों सेल्स आर द यूनिट ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? यूनिट ऑफ फंक्शन होता है। यूनिट ऑफ फंक्शंस कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटी होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी क्या होता है? सम टोटल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इट्स सेल्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एक्टिविटी होता है उसके वो एक्टिविटी क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जो भी एक्टिविटी होता है, ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है सेल का बना होता है। अब सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होता है उसके सम टोटल को ही क्या कहते हैं? एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखे हैं सेल्स आर द यूनिट ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर सम टोटल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इट्स सेल्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी किसके कारण होता है? सेल्स के अंदर जो एक्टिविटी होता है उसी सेल्स के अंदर के एक्टिविटी के कारण जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटी होता है। जैसे सेल्स के अंदर जो होता है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब उस एनर्जी के कारण जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वर्क कर पाता है। तो सेल्स के अंदर एनर्जी फॉर्म हुआ, उसके कारण क्या होता है? ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहा है। तो सेल्स के में जो एक्टिविटी हुआ उसी के कारण क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटी हुआ। नेक्स्ट है बच्चों सेल कैन बी सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट ऑर्गेनेल कैन नॉट डू सो। कहने का मतलब यह है बच्चों, समझो यहाँ पर कि सेल जो होता है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। जैसे अमीबा जो होता है एक सेल का बना होता है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है। लेकिन किसी भी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब जो होता है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये सेल के अंदर ही सर्वाइव करता है। तो ये पॉइंट हुआ यहाँ पर सेल कैन बी सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट ऑर्गेनेल कैन नॉट डू सो। मतलब कोई भी सेल जो होता है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, जस्ट लाइक टू अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, बट इनसाइड द अमीबा प्रेजेंस ऑफ various type of cell organelles like nucleus, mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, and these cell organelles are not independently exist. नेक्स्ट है बच्चों लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द सेल।
बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर परफॉर्म बाय द सेल। लाइफ जो एग्जिस्ट करता है वो सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज जो होते हैं लाइफ का वो सेल के अंदर परफॉर्म होता है। इसलिए लाइफ जो एग्जिस्ट करता है वो किस में एग्जिस्ट करता है? सेल में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है एनी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके बारे में पहले ही बतला चुके हैं बच्चों कि प्री एग्जिस्टिंग सेल में डिवीजन होता है तो उससे क्या होता है? न्यू सेल्स अराइज होता है। तो एनी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट है बच्चों ग्रोथ अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेलुलर ग्रोथ व्हाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। देखो बच्चों, किसी एक सेल में जो ग्रोथ होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो होता है यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा बेस्ट एग्जांपल है कि अमीबा सब लोग जानते हो। तो अमीबा जो होता है एक सेल का बना होता है। अब उसमें जो ग्रोथ होगा वही उसका क्या होता है? ग्रोथ कहलाएगा। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर अमीबा का जो होता है साइज यहाँ पर छोटा है। अमीबा का साइज क्या? अमीबा क्या है? एक सेल का बना हुआ है। अमीबा का साइज यहाँ पर क्या है? छोटा है। अब जो इस सेल में ग्रोथ होगा वही अमीबा में ग्रोथ होता है। तो ये सेल में ग्रोथ हुआ तो अमीबा क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसमें अमीबा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये जो इस सेल में ग्रोथ हुआ वही क्या होता है? इस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुआ। तो अमीबा में ग्रोथ कैसे हुआ? बाई सेलुलर ग्रोथ। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसके सेल में जो इसके सेल के साइज में जो इंक्रीजमेंट होगा वही इसका ग्रोथ होगा। तो ये पहले देखो अमीबा छोटा था, अब अमीबा क्या हो गया? बड़ा हो गया। मतलब इसके सेल में ग्रोथ हुआ तो सेल में ग्रोथ हुआ वो क्या कहलाता है? सेलुलर ग्रोथ कहलाता है। तो किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है बाय द सेलुलर ग्रोथ। कैसे होता है? बाय द सेलुलर ग्रोथ। इसलिए लिखे हैं ग्रोथ अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेलुलर ग्रोथ व्हाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम लोग का जो होता है ऑरिजिन केवल एक सेल से होता है। केवल एक सेल होता है, जायगोट स्पर्म ओवम फ्यूज होता है तो जायगोट बनता है, और वो जायगोट केवल एक सेल का होता है। अब उसी जायगोट में जो होता है जब मेनी टाइम्स क्या होता है? रिपीटेड डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उससे क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। और किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो कैसे होता है? बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। कैसे होता है? बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है इसमें। ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर देखना बच्चों। नेक्स्ट जो होता है इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रोथ अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेलुलर ग्रोथ। ग्रोथ अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेलुलर ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है सेलुलर ग्रोथ के द्वारा होता है। व्हाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। सेल जब मल्टीप्लाई करता है तो उसके कारण क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर नो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन और टिश्यू कैन हैव एक्टिविटी दैट इज इन एब्सेंस इन इट्स सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेन या कोई भी टिश्यू अपना एक्टिविटी नहीं शो कर सकता है अगर उसमें सेल्स एब्सेंट है। तो बिना सेल का जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेन या कोई भी टिश्यू अपना एक्टिविटी शो नहीं कर सकता है। इसलिए लिखे हुए हैं नो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन और टिश्यू कैन हैव एक्टिविटी दैट इज इन एब्सेंस इन इट्स सेल्स। अगर किसी ऑर्गन में, किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी टिश्यू में जो होता है सेल्स एब्सेंट होता है तो वो उसमें एक्टिविटी नहीं होगा। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है बच्चों। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस इनसाइड द सेल। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है मतलब पेरेंट्स जो ऑफ स्प्रिंग्स में, माता पिता से उनके बच्चे में जो भी कैरेक्टर जाता है वो कैरेक्टर किसके द्वारा जाता है? स्पर्म या ओवम के द्वारा जाता है। और वो स्पर्म और ओवम क्या है? एक सेल है। वो स्पर्म एक सेल है, ओवम एक सेल है। उसी के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोजोम में जेनेटिक मटेरियल होता है और वो जेनेटिक मटेरियल में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है और वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है? सेल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो किसी भी कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जेनेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है। तो इसलिए लिखे हुए यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस इनसाइड द सेल्स।
कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है जीन के फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर्ड रहता है और वही जीन एक्सप्रेस करता है तो कैरेक्टर अपीयर होता है। जैसे पढ़ोगे 9th में कि कैपिटल टी के कारण टॉल होता है, तो कैपिटल टी जीन अगर एक्सप्रेस होता है तो कैरेक्टर क्या होता है? टॉल होता है। अगर स्मॉल टी जीन एक्सप्रेस होगा तो कैरेक्टर क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो ये जो जीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है? वो सेल के अंदर होता है। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? सेल के अंदर होता है। तो ये सब जो स्टेटमेंट अभी मैंने बतलाया ये मॉडर्न सेल थ्योरी का स्टेटमेंट था। अब इस सेल थ्योरी पे ऑब्जेक्शन भी लगा बच्चों, ऐसे भी जानना बच्चों, सेल ये बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। हर जगह बहुत सारे बायोलॉजी में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि बहुत सारे क्या होता है एक्सेप्शंस में आते हैं। तो सेल थ्योरी को सभी फॉलो करते हैं, लेकिन वायरस जो होता है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वायरस ए सेलुलर होता है एंड सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस एज दे डू नॉट पोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेटाबॉलिक मशीनरी दैट इज साइटोप्लाज्म। मतलब वायरस में ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ना ही साइटोप्लाज्म होता है, ना ही उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल होता है। वायरस ऐसे भी जो होता है किसी लिविंग ऑर्गन के बाहर रहता है तो वो डेड कहलाता है। वायरस लाइव तभी कहलाता है जब वो होस्ट के अंदर आ जाता है। जैसे अभी कोविड क्या होता है? कोरोना वायरस चला हुआ है। कोरोना वायरस क्या होता है? इन्वायरमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग, जैसे ही वो होस्ट में आ जाता है, ह्यूमन बॉडी में आ जाता है तो लिविंग हो जाता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो वायरस जो होता है जब इन्वायरमेंट में रहता है, होस्ट से बाहर रहता है तो लिविंग होता है, और होस्ट के अंदर आता है तो होस्ट के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग होता है, और होस्ट के अंदर आता है तो लिविंग हो जाता है। तो प्लाज्मा वायरस में कोई अपना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है इसमें, इसलिए ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। तो ये बच्चों याद रखना कि एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी क्या होता है? वायरस होता है, और ये नीट एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं बच्चों टाइप ऑफ सेल के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। देखो बच्चों ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ टाइप ऑफ सेल्स जो होता है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रीवियस की जानकारी हासिल करना जरूरी है क्योंकि इसका आगे यूज होगा बच्चों। तो टाइप ऑफ सेल्स कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस सेल्स विच आर ऑफ 3 मेन टाइप्स का होता है इसमें। एक होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल, दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड सेल, और तीसरा होता है डी डिफरेंशिएटेड सेल। तो पहला यहाँ देखते हैं बच्चों अनडिफरेंशिएटेड सेल, और इसको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल किसको कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होता है अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। क्या होता है? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होता है एंड यूजुअली पोसेस पावर ऑफ डिवीजन। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में याद रखना बच्चों पावर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ लिखे हुए हैं दे आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स एंड यूजुअली पोसेस पावर ऑफ डिवीजन। जिस सेल्स में जो होता है पावर ऑफ डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। जैसे इसमें रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, vascular कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ऑफ स्किन, जर्मिनल इपिथेलियम, बोन मैरो। देखो रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स ये सब 9th में पढ़े होंगे, ऐसे प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो हम बतलाएंगे। vascular कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ये सब प्लांट एनाटॉमी में पढ़ाएंगे। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम ऑफ स्किन, ये स्किन में जो होता है इपिडर्मिस लेयर होता है, डर्मिस लेयर होता है। इपिडर्मिस का ही एक लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इस स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में जो होता है सेल अनडिफरेंशिएटेड होता है और इसमें डिवीजन होता है वो। दूसरा है जर्मिनल इपिथेलियम, ये टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होता है। इस जर्मिनल इपिथेलियम में जर्म सेल्स होता है, उसमें डिवीजन होता है तो उसी से स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। देन है बोन मैरो। बोन मैरो सब लोग जानते होंगे, बोन मैरो जो होता है इसमें मटन या चिकन खाते होंगे तो बोन्स के अंदर जो होता है जो वस्कुलर मटेरियल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। तो उसमें भी डिवीजन होता है, बोन मैरो सेल्स में भी डिवीजन होता है जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर जायगोट में डिवीजन होता है तभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हो गया अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। याद रखना बच्चों अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है? अनस्पेशलाइज्ड सेल एंड यूजुअली पोसेस पावर ऑफ डिवीजन। दूसरा है डिफरेंशिएटेड सेल्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों? डिफरेंशिएटेड सेल क्या है? नेक्स्ट क्या है बच्चों? डिफरेंशिएटेड सेल। तो डिफरेंशिएटेड सेल किसको कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल को हम पोस्ट माइटोटिक सेल कहते हैं। देखो ये स्पेशलाइज्ड सेल होता है टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस एंड सेल डिवीजन अब्सेंट। इसमें सेल डिवीजन क्या होता है? अब्सेंट होता है। यहाँ पर इसके पहले वाले में बतलाए थे कि सेल डिवीजन पावर ऑफ
डिवीजन जो होता है प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल में पावर ऑफ डिवीजन होता है, लेकिन डिफरेंशिएटेड सेल में ये जो होता है सेल डिवीजन अब्सेंट होता है। ये स्पेशलाइज्ड सेल होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है, अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। अब डिफरेंशिएशन होता है इसमें, है ना, डिफरेंशिएशन होता है इसमें, इसलिए इसको डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन किस में होता है, शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में, थ्रू द एंड ऑर्डरली स्विचिंग ऑफ एंड ऑन ऑफ सम पार्टिकुलर जीन ऑफ सेल बाय मींस ऑफ केमिकल नेम्ड इंड्यूसर एंड रिप्रेसर। देखो बच्चों, सेल के अंदर जो होता है जीन होता है, जीन अगर एक्टिव कंडीशन में रहता है तो वो इंड्यूसर के कारण होता है। तो जब जीन एक्टिव में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्विच ऑन कहते हैं, ऑन कंडीशन कहते हैं। और जीन जब एक्टिव कंडीशन में, ऑन कंडीशन में है, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके साइज में इंक्रीजमेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसमें शेप में क्या होता है, वेरिएशंस होता है। और जब वो जिनका जब फंक्शंस जब क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है कि अब इतना स्ट्रक्चर इतना ही बनना है, साइज इसका इतना ही होना है, शेप इतना ही होना है, तब वो जीन क्या होता है, ऑफ कंडीशन में चला जाता है। क्या चला जाता है, ऑफ कंडीशन में चला जाता है, रिप्रेसर उसको इनहिबिट कर देता है वो बच्चों। तो ये यहाँ पर दिखलाए बतलाए यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन अकर्स इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थ्रू एंड ऑर्डरली स्विचिंग ऑन एंड ऑफ सम पार्टिकुलर जीन ऑफ द सेल बाय मींस ऑफ केमिकल नेम्ड इंड्यूसर एंड रिप्रेसर। इंड्यूसर एंड रिप्रेसर के कारण जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन होता है। और जब कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाता है तो जीन स्विच ऑफ हो जाता है, देन डिफरेंशिएशन क्या होता है, बंद हो जाता है वो। इट लीड्स टू क्या होता है, जिसके कारण बेटर ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड हायर इफिशियंसी। अब ये डिफरेंशिएशन होने के कारण जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर बेटर हो जाता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है इसकी, हायर इफिशियंसी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना, पैरेनकाइमा तुम लोग 9th-10th में पढ़े होगे, पैरेनकाइमेटस टिश्यू जिसमें पैरेनकाइमा सेल होता है। अब पैरेनकाइमा सेल डिवाइड नहीं करता है, उसमें डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू है, ये केवल डिफरेंशिएट होता है। तो पैरेनकाइमा डेवलप हो जाता है किसमें, एरेनकाइमा में। पैरेनकाइमा डेवलप हो जाता है किसमें, क्लोरेनकाइमा में। एरेनकाइमा किसको कहते हैं, जब पैरेनकाइमेटस सेल्स में कैविटीज, एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है तब उसको हम कहते हैं एरेनकाइमा। और उस पैरेनकाइमेटस सेल से मोर अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट हो जाता है तब उसको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो पैरेनकाइमा डेवलप हो गया, डिफरेंशिएट हो गया किसमें, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा में। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें नेक्स्ट देखते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल। क्या देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम डी डिफरेंशिएटेड सेल। डी डिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है बच्चों, एक्चुअली दे आर स्पेशलाइज्ड सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, बट लूज दियर स्पेशलाइजेशन एंड इंड्यूस डिवीजन। कुछ ऐसे सेल होते हैं प्लांट बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में, जिसमें क्या होता है, वो स्पेशलाइज हो जाता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हमारे बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार जो होता है, फिर उसमें पावर ऑफ डिवीजन आ जाता है, फिर उसमें क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन आ जाता है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं लूज दियर स्पेशलाइजेशन एंड इंड्यूस डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच दे लूज दियर स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। इसी को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जिस सेल में डी डिफरेंशिएशन होता है उसको हम डी डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है बच्चों, स्पेशलाइजेशन लूज हो जाता है और पावर ऑफ डिवीजन रिगेन हो जाता है। और पावर ऑफ डिवीजन रिगेन हो जाता है तो वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है तो बहुत सारे क्या होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे प्लांट में ही होता है वुंड हीलिंग, कहीं प्लांट वगैरह कट जाता है तो फिर से वो रिपेयर हो जाता है। तो रिपेयर क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर का जो सेल होता है उसमें डिवीजन होता है, वो स्पेशलाइजेशन लूज कर देता है और पावर ऑफ डिवीजन गेन कर लेता है, जिसके कारण डिवीजन होता है। तो सेल का नंबर इंक्रीज करता है, और सेल का नंबर इंक्रीज करता है तो देन क्या होता है, वुंड हीलिंग होता है। रीजनरेशन इन एनिमल्स में रीजनरेशन, जैसे तुम लोग देखते हो कहीं क्या होता है, ब्लेड से अगर नाखून काट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ब्लेड से या चाकू से, अगर हाथ में कहीं कट हो जाता है तो कट हो जाता है तो वो स्पेस तो वैकेंट हो जाता है। लेकिन फिर जब सेल मल्टीप्लाई करके क्या होता है, डी डिफरेंशिएटेड सेल मल्टीप्लाई करके जो होता है उसमें क्या होता है, उस गैप को फिल्ड अप कर देता है, मतलब फिर से वो पार्ट क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है। कुछ दिनों के बाद ये पता नहीं चलता है कि वहाँ पर कटा भी है, तो ये रीजनरेशन होता है इसमें। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे तुम लोग अदरक, हल्दी ये सब खाते होगे, कच्चा अदरक होता है, कच्चा हल्दी होता है, उस कच्चे हल्दी या अदरक को जो होता है उसका वड जो होता है, उस वड को तोड़ करके जो होता है मिट्टी में डाल दो तो उससे पौधे क्या होते हैं, डेवलप कर जाते हैं, उससे पौधे क्या होते हैं, डेवलप कर जाते हैं। या सहजन का पेड़, सहजन के पेड़ का जो होता है कोई भी एक ब्रांच काटो, उस ब्रांच को जो होता है मिट्टी में डाल दो तो देखो वो भी क्या होता है, पेड़ में
पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो उससे भी क्या होता है, ट्री का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी जो होता है डी डिफरेंशिएटेड सेल के कारण होता है। अब सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट आर बेस्ड ऑन डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। सेल कल्चर में जो होता है कैलस का फॉर्मेशन होता है, और कैलस में जो होता है सेल क्या होता है, उसमें डिफरेंशिएट होता है। ये कैलस में सेल जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है, फिर से उसमें डी डिफरेंशिएशन होता है, और जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होता है, रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ बच्चों डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड में याद रखना बच्चों कि एक्चुअली ये स्पेशलाइज सेल्स होता है बट लूज दियर स्पेशलाइजेशन। जब ये स्पेशलाइज सेल्स जो होता है अपना स्पेशलाइजेशन लूज कर देता है और उसमें पावर ऑफ डिवीजन आ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा अपना स्पेशलाइजेशन लूज किया उसी को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डी डिफरेंशिएशन हेल्प इन वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग मतलब जख्म को भरना, रीजनरेशन इन एनिमल्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट आर बेस्ड ऑन डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। अब यहाँ पर एक चीज़ बतलाने जा रहे हैं बच्चों, सेल एंड ओपन सिस्टम। सेल एंड ओपन सिस्टम, सेल क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। सेल ओपन सिस्टम किसको कहते हैं, ओपन सिस्टम वो होता है, देखो लिखा हुआ है एंड ओपन सिस्टम इज वन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाई ए बाउंड्री। बाउंड्री के द्वारा क्या होता है, दैट अलाउड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ओपन सिस्टम उसको कहते हैं जो अपने सराउंडिंग से जो होता है किसी बाउंड्री के द्वारा क्या होता है, सेपरेट होता है, और उसी बाउंड्री के थ्रू जो होता है मटेरियल का बाहर ट्रांसफ़र होता है या बाहर से मटेरियल क्या होता है, अंदर आता है वो। तो सेल भी एक ओपन सिस्टम है, सेल भी जो है ओपन सिस्टम है। यहाँ भी लिखे हुए बच्चों सेल, यहाँ तो बतला दिया ओपन सिस्टम क्या होता है, तो वन ओपन सिस्टम इज वन विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाई ए बाउंड्री दैट अलाउड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ओपन सिस्टम वो होता है जो बाउंड्री के द्वारा सराउंडेड होता है, अपने ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो होता है एक बाउंड्री के द्वारा सेपरेट होता है, वो एक्सटर्नल सराउंडिंग इन्वायरमेंट से बाउंड्री के द्वारा सेपरेट होता है, और उसी बाउंड्री के द्वारा जो होता है मटेरियल का बाहर ट्रांसफर होता है या बाहर से मटेरियल क्या होता है, अंदर आता है। तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। तो सेल भी जो होता है एक ओपन सिस्टम है। सेल इज एन ओपन सिस्टम बिकॉज इट रिसीव ए नंबर ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड इट लिबरेट्स एनर्जी एज हीट एंड सेंड आउट एक्सक्रीशन। मतलब बच्चों की सेल भी क्या होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, और ये बहुत सारे मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, ये जो होता है एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स को ये रिसीव करता है, और वो रिसीव करता है बाहर से। उसके अंदर जब एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स जाता है तो उस एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो एनर्जी फिर क्या होता है, सेल के बाहर रिलीज हो जाता है। तो सेल बाहर से न्यूट्रिएंट्स को लिया और उसके बाद जो होता है उस न्यूट्रिएंट से जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस किया, और वो एनर्जी जो होता है वो सेल के बाहर क्या होता है, रिलीज कर दिया। जैसे तुम लोग ग्लूकोन डी पीते होगे, ग्लूकोज जो होता है सेल के अंदर जाता है, तो ग्लूकोज क्या एक न्यूट्रिएंट हो गया, ये सेल के अंदर गया, तो अंदर गया पहले सेल के अंदर, उस ग्लूकोज का सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, और वो ऑक्सीडेशन हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो एनर्जी फिर क्या होता है, बाहर रिलीज करता है, और उस एनर्जी के कारण हम लोग क्या होता है, अपना एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बच्चों। तो सेल इज एन क्या होता है, ओपन सिस्टम है। अब एनसीईआरटी में एक हेडिंग दिए हुए बच्चों, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। इस ये एनसीईआरटी का हेडिंग है, एक आगे देखना एनसीईआरटी बुक में, एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में हम लोग को पढ़ना है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि यू हैव ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पिल और ह्यूमन चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब ओनियन पिन सेल और ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं। जब ऑब्जर्व करते हैं तो ओनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट एज सेल मेम्ब्रेन। मतलब ओनियन सेल को जो हम माइक्रोस्कोप में हम रखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ओनियन में क्या होता है, ओनियन तो एक प्लांट सेल है, इसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है आउटर मोस्ट बाउंड्री के रूप में। ओनियन सेल प्लांट सेल है और प्लांट का आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है वो सेल वॉल होता है, तो इसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री के रूप में जो होता है सेल वॉल होता है, और उस सेल वॉल के नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन
प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो होता है सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक, सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक, तो ये ह्यूमन चीक का जो सेल होगा इसमें तो सेल वाला अब्सेंट होगा, तो इसका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द लिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें आउटर बाउंड्री जो होता है इसमें वो क्या होता है, मेम्ब्रेन के रूप में रहता है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई, जिस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो लिखा हुआ है सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल दैट लैक ए मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब जिस सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से और आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखना नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो उसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के बारे में तो तुम लोग जानते ही होंगे, पहले से भी पढ़े होंगे। साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। अब ये जो हमें यहाँ स्टार मार्क का पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट जो होता है नीट में पूछे हुए हैं। क्या लिखे हैं बच्चों, सेल इज द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना मतलब जोन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। साइटोप्लाज्म जो होता है ये मेन जोन होता है सेलुलर एक्टिविटी का, मतलब जो भी मेन सेलुलर एक्टिविटी जो होता है सेल के अंदर वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसके अंदर जो भी एक्टिविटी होता है, मेन जो सेलुलर एक्टिविटी होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना और जोन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म में, है ना, जिसके कारण सेल क्या होता है, लिविंग स्टेट में रहता है वो। अगर सेल में के साइटोप्लाज्म में अगर एक्टिविटी नहीं होगा, केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, तो वो सेल क्या होगा, डेड हो जाएगा वो। तो इस पॉइंट को याद रखना बच्चों, ये पूछे हुए क्वेश्चन है ना, द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट सेल एंड इन सेल, ये क्वेश्चन पूछे हुए नीट में, द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन सेल। अब उसमें आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा आंसर, साइटोप्लाज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको याद रखना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल से देखते हैं बच्चों। अब यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल देखना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। देखो ये प्रोकैरियोटिक जो होता है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक है प्रोस, दूसरा है कैरियोन। क्या है, एक है प्रोस, दूसरा है कैरियोन। प्रोस मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। दूसरा है यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है ग्रीक वर्ड क्या है, यू है, दूसरा ग्रीक वर्ड क्या है, कैरियोन है। दो ग्रीक वर्ड का बना हुआ है यूकैरियोटिक, दो ग्रीक वर्ड का बना हुआ है यू एंड कैरियोन। यू मीन्स एडवांस, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। यू मीन्स एडवांस, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो जिसमें एडवांस न्यूक्लियस होगा उसको यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, और जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर जिस सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब जिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसको कहते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट बॉन्डेड बाय ए मेम्ब्रेन। अभी जैसे ऊपर में बतलाए थे कि जिस सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई नहीं होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियाई होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस क्या होता है, एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट बॉन्डेड बाय ए डेफिनेट मेम्ब्रेन। और एडवांस न्यूक्लियस कहने का मतलब एडवांस या ट्रू न्यूक्लियस इसको कहेंगे, एडवांस और ट्रू न्यूक्लियस। एडवांस न्यूक्लियस कहने का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल बॉन्डेड बाय ए डेफिनेट मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियर मटेरियल बॉन्डेड होता है वो। अब सेल का साइज जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक सेल का साइज कंपैरेटिवली लार्जर होता है। इसमें 0.1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर है, इसमें 5 to 100 माइक्रोमीटर है। तो ये है बच्चों। अब डिटेल से अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं बच्चों इसको हम। अब देखना बच्चों यहाँ पर
एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुकना, कैमरा सेट कर रहे हैं। हाँ बच्चों, देखना प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक में देखना बच्चों, यहाँ पर जो होता है ये सेल बनाए हुए हैं प्रोकैरियोटिक का, ये सेल बनाए हुए हैं यूकैरियोटिक का। देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहले देखना, इसमें किसी भी कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सबसे बाहर जो होता है वो क्या होता है, सेल वाल होता है। इसका भी सबसे बाहर क्या है, सेल वाल है। उसके नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब ये जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम भी होता है, बैक्टीरिया में मीसोसोम होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में मीसोसोम नहीं रहता है। अब यहाँ देखना बच्चों, ये मीसोसोम है। ये क्या है, मीसोसोम है, ये समझे ना, जो प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक सेल में मीसोसोम नहीं होता है। अब देखना बच्चों, न्यूक्लियस, नेचर ऑफ न्यूक्लियस पर हम डिवाइड किए हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस ये है और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस ये है। तो इसमें एक चीज़ देखना बच्चों कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है ये डिफिनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बॉन्डेड है। ये क्या है, डिफिनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बॉन्डेड है। इसलिए ये दोनों लेयर को जो होता है लिखे हुए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिखे हुए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो ये न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है यहाँ पर डिफिनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बॉन्डेड है। ये डिफिनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बॉन्डेड है, इसलिए इसको हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं या एडवांस न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें देखना न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पर किसी मेम्ब्रेन के द्वारा बॉन्डेड नहीं है, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और न्यूक्लियोलस भी नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ये न्यूक्लियोलस भी है। तो जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट बॉन्डेड बाय ए डिफिनिट मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखो डज नॉट बॉन्डेड बाय ए डिफिनिट मेम्ब्रेन, तब उसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव और फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं और इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इसको समझना बच्चों, यहाँ पर डायग्राम में आगे पॉइंट्स लिखा हुआ है सब, लेकिन डायग्राम पहले समझना। यहाँ पर देखना प्रोकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट बॉन्डेड बाय ए डिफिनिट मेम्ब्रेन, यहाँ पर किसी डिफिनिट मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियर मटेरियल बॉन्डेड नहीं है, इसमें न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है। तो जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं या प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर देखना यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मटेरियल बॉन्डेड बाय ए डिफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये तो न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ डिफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बॉन्डेड है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं या एडवांस न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस और एडवांस न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और एडवांस न्यूक्लियस उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। जिसमें फॉल्स और प्रिमिटिव न्यूक्लियस उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो देखो बच्चों यहाँ पर ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। ये जो देख रहे हो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, दो स्टैंड है ये, और क्वाइल्ड है और सर्कुलर है। क्या है, सर्कुलर है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के नाम पर, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के नाम पर केवल डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, या इसको हम क्रोमोजोम भी कहते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आता है तो ये बैक्टीरियल क्रोमोजोम हो गया, उस बैक्टीरियल क्रोमोजोम को हम जीनोफोर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। आगे लिखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड को हम डीएस करके लिखे हैं, डबल स्टैंडर्ड को हम डीएस करके लिखे हैं बच्चों। किस रूप में लिखे हैं हम, डीएस के रूप में हम लिखे हैं बच्चों। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड को जो होता है इसमें हम डीएस के रूप में हम लिखे हैं बच्चों। तो उसको हम लिखे हैं डबल स्टैंडर्ड, डीएस को क्या लिखे हैं हम, डबल स्टैंडर्ड लिखे हैं हम। तो यहाँ पर जो होता है इसमें बच्चों ये जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें जो राइबोसोम है वो कैसा है बच्चों, 70S टाइप है। कैसा है, 70S टाइप है। इस डीएनए के बारे में याद रखना बच्चों। डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंड, दो स्टैंड है, सर्कुलर है ये, है ना। ये क्या है, सर्कुलर है और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक वैसा प्रोटीन है जो बेसिक नेचर का होता है और ये बेसिक एमिनो एसिड का बना होता है, इसलिए इसको हम बेसिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन बच्चों ये प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ नहीं होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। वही देखना बच्चों यहाँ पर जो होता है इसमें यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक में जो होता है ये क्रोमैटिन फाइबर्स है। ये क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर हम, क्रोमैटिन फाइबर्स लिखे हुए हैं। क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस्ड होता है, क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस्ड होता है सेल डिवीजन के समय तो क्रोमोजोम बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है। और इसी क्रोमोजोम में क्या होता है, डीएनए होता है। इसमें कैसा डीएनए होता है, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड ही होता है। डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड,
प्रोकैरियोटिक में बतलाए थे हम क्या, सर्कुलर। प्रोकैरियोटिक में देखो लिखा हुआ है सर्कुलर, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, लीनियर। क्या होता है, लीनियर होता है। प्रोकैरियोटिक में जो होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, जबकि यहाँ पर देखो हम लिखे हुए हैं विथ हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल में जो होता है क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोटिक में विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर देखो डीएनए का डायग्राम बनाए हुए, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये क्या है, डबल स्टैंड, 2 स्टैंड है, और ये लीनियर है ये। तो ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन। और प्रोकैरियोटिक में याद रखना देखो प्रोकैरियोटिक में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। यूकैरियोटिक में भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। यहाँ पर डीएनए कैसा होता है, लीनियर। यहाँ पर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट। मतलब प्रोकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यूकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो डिफरेंसेस जो है प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में, है ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो एक एक पॉइंट करके सारे को हम डिस्कस करते हैं बच्चों। ये हम आशा करते हैं बच्चों ये डायग्राम समझ गए होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, इसको समझ गए होंगे। नेचर ऑफ न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस किसको कहते हैं, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसको कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस किसको कहते हैं, ये भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखना है बच्चों, अब यहाँ पर क्या देखना है, इसमें डिफरेंसेस पॉइंट्स को देखना है बच्चों। अब यहाँ पर डिफरेंसेस पॉइंट्स को देखना है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ किनारे का थोड़ा सा नहीं आ रहा है, लेकिन हम समझा रहे हैं बच्चों। इसका पिक्चर जो होता है फोटो स्टेट करके भेज देंगे हम, ये फोटो कॉपी लेकर के भेज देंगे। पहला देखो इसमें पॉइंट है बच्चों, पहला है इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव और फॉल्स और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव और फॉल्स और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। प्रिमिटिव या फॉल्स या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहने का मतलब जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है तो उसको हम प्रिमिटिव या फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं, अभी समझाए थे। यूकैरियोटिक में लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल बॉन्डेड बाय ए डिफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मटेरियल बॉन्डेड बाय ए डिफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आगे बच्चों देखते हैं, इसमें देखते हैं इसमें डीएनए जो होता है कैसा होता है बच्चों। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर जो होता है डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड लीनियर एंड विथ हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है, देखो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक में क्या लिखे हुए हैं, लीनियर डीएनए। तो लीनियर डीएनए कौन सा होता है इसमें, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है एंड प्रोटीन फ्री होता है। कैसा होता है, सर्कुलर एंड प्रोटीन फ्री होता है। मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहने का मतलब जो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वो सर्कुलर होता है और प्रोटीन फ्री होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन उसमें एब्सेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है बच्चों वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहते हुए भी वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, जिसको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे उसमें हम। नेक्स्ट देखना बच्चों, यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो होता है, जिसको अभी मैंने बतलाया था कि उसको हम जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, जीनोफोर कहते हैं वो, विच इज इक्विवेलेंट टू सिंगल नेक्ड क्रोमोजोम एंड देयरफॉर कॉल्ड प्रोक्रोमोजोम। उसको क्या कहते हैं, प्रोक्रोमोजोम कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोफोर। और वो जीनोफोर इक्विवेलेंट टू सिंगल नेक्ड क्रोमोजोम, सिंगल नेक्ड क्रोमोजोम का इक्विवेलेंट होता है, जिसको हम प्रोक्रोमोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोक्रोमोजोम कहते हैं। और भी डिफरेंसेस आगे देखते हैं बच्चों। देखो प्रोकैरियोटिक सेल,
देखो प्रोकैरियोटिक जो होता है, इस प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो होता है, डीएनए लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो होता है फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में मोस्ट ऑफ डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियस में। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक में डीएनए प्रेजेंट इन क्या होता है? न्यूक्लियस। ये डिफरेंसेस हुआ। अब है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यहाँ है ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस व्हाइल ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, इस बात को समझना बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है। जिस प्रोसेस के द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। और जिस प्रोसेस के द्वारा आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ प्रोसेस इन प्रोकैरियोटिक सेल occurs in cytoplasm while in case of eukaryotic cells transcription occurs in nucleus while translation take place in cytoplasm। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे बच्चों यहाँ पर, साइटोप्लाज्म डू नॉट शो साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट को शो नहीं करता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो होता है इसमें साइटोप्लाज्म शो साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होता है? जब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होता है। वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होता है। वो ग्रैन्यूल्स एक डिफिनिट पाथवे पे मूव करता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जब एक डिफिनिट पाथवे पे मूव करता है तब उसको कहते हैं क्या? साइक्लोसिस कहते हैं या स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस क्या है? ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। अब देखना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स और म्यूरामिक एसिड व्हाइल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। यही 3 एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल का 3 ही एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा होता है। तो देखो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है या म्यूरामिक एसिड का बना होता है। लेकिन यही जो होता है माइकोप्लाज्मा में, ये माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में ग्रीन प्लांट सेल आता है, फंजाई आता है, एनिमल्स आता है। तो यूकैरियोटिक सेल में ग्रीन प्लांट्स में सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसमें? ग्रीन प्लांट सेल में, और काइटिन किसमें? फंजाई में, व्हाइल एब्सेंट इन एनिमल सेल। यूकैरियोटिक के केस में सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है या काइटिन का बना होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है, म्यूरामिक एसिड का बना होता है और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस समझ गए बच्चों कि सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में कॉन्सिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स और म्यूरामिक एसिड। यूकैरियोट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज किसमें? ग्रीन प्लांट सेल में, काइटिन किसमें? फंजाई में, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। जबकि एनिमल क्या है? यूकैरियोट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। देन देखो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? बियर रिस्पिरेटरी एंजाइम इन एरोबिक फॉर्म, और यहाँ पर रिस्पिरेटरी एंजाइम क्या लिखे हुए हैं? लैक रिस्पिरेटरी एंजाइम। मतलब समझना बच्चों कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिस्पिरेटरी एंजाइम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिस्पिरेटरी एंजाइम नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक में रिस्पिरेटरी एंजाइम किस में होता है? एरोबिक फॉर्म में होता है, जिसमें एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। अब देखो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल जैसे गोल्जी बॉडी, जीबी, गोल्जी बॉडी, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइसोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है ना, और भी होता है, प्रोक्सिसोम होता है, ये स्फेरोसोम होता है। ये सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल होता है। तो जो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? जो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल होता है ना, जो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल होता है बच्चों, वो सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ETC आर एब्सेंट। यहाँ पर क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है। सो देयर इज ए सिंगल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेल। जब इसमें सेल प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल तो एब्सेंट है, तो इसमें केवल प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही मेम्ब्रेन होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए प्रोकैरियोटिक
Hence, prokaryotes have a single membrane or one envelope system of organization. अब प्रोकैरियोटिक सेल में देखो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल तो एब्सेंट होता है, केवल एक ही मेम्ब्रेन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक को क्या कहते हैं? वन इन्वेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन इन्वेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में देखना बच्चों, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर देखना है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ईटीसी आर प्रेजेंट। यहाँ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है और ये ऑर्गेनेल जो होता है मेम्ब्रेन के द्वारा अपने मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है? सराउंडेड होता है। दिस ऑर्गेनेल्स आर सराउंडेड बाय देयर ओन कवरिंग मेम्ब्रेन। सभी सेल ऑर्गेनेल में अपना कवरिंग मेम्ब्रेन होता है वो, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल ऑर्गेनेल में अलग से मेम्ब्रेन होता है दैट कवर द होल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल सेल को कवर करता है। देयरफॉर यूकैरियोट्स हैव डबल मेम्ब्रेन और टू इन्वेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक में क्या देखे? वन इन्वेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, तो सेल ऑर्गेनेल के चारों ओर भी मेम्ब्रेन रहेगा। तो सेल यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल ऑर्गेनेल के चारों ओर भी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर क्या हो गया? डबल मेम्ब्रेन हो गया। इसलिए यूकैरियोटिक को क्या कहते हैं? टू इन्वेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टू इन्वेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम क्या होता है बच्चों? 70S टाइप होता है, यूकैरियोटिक में 80S टाइप होता है। अब इसको 70S क्यों कहते हैं, इसको 80S क्यों कहते हैं, ये डिटेल से हम पढ़ाएंगे बच्चों। जब हम राइबोसोम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझा देंगे कि इसको 70S क्यों कहते हैं, इसको हम 80S क्यों कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो थैलाकॉइड्स। देखो बच्चों क्लोरोप्लास्ट जो होता है, पढ़े होगा 9th में क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? थैलाकॉइड होता है और उसी थैलाकॉइड में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसी थैलाकॉइड में क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी बहुत सारे फोटोसिंथेटिक फॉर्म होते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है? बैक्टीरिया आता है और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल किसके अंदर रहता है? थैलाकॉइड के अंदर रहता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी थैलाकॉइड प्रेजेंट होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में थैलाकॉइड किस में प्रेजेंट होता है? जो फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। जो प्रोकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस कैरी करता है उसमें थैलाकॉइड प्रेजेंट होता है। इसलिए लिखे हैं इफ थैलाकॉइड्स आर प्रेजेंट फ्रीली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है थैलाकॉइड फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में थैलाकॉइड्स आर प्रेजेंट बट विद इन क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोट्स में थैलाकॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है बच्चों। तो यूकैरियोटिक सेल में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जैसे फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन ग्रीन प्लांट सेल में तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो ग्रीन प्लांट सेल जो होता है इसमें, तो ग्रीन प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब उसमें क्लोरोफिल होता ही है और वो क्लोरोफिल कहाँ होता है? थैलाकॉइड में होता है। और वो थैलाकॉइड कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में थैलाकॉइड फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में थैलाकॉइड जो होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंसेस जानना। देन है बच्चों साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट जो होता है। ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से अलग जब हम आएंगे आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल से हम समझाएंगे उसको, इसके प्रोटीन्स के बारे में डिटेल से बतलाएंगे डायग्राम के थ्रू। अभी केवल इतना जानना है कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स आर एब्सेंट। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट। देन फ्लैजला, सिलिया फ्लैजला जानते हो गए सब। फ्लैजला जो होता है इफ प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है तो वो सिंपल होता है विदाउट 9+2 पैटर्न, मतलब 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड फॉर्म ऑफ फ्लैजलिन प्रोटीन। देखो फ्लैजला जो होता है प्रोकैरियोटिक में सिंपल होता है, उसमें 9+2 पैटर्न नहीं होता है और वो बना होता है किसका? वो फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें फ्लैजला जो होता है इफ प्रेजेंट और कॉम्प्लेक्स, देखो प्रोकैरियोटिक में फ्लैजला क्या है? सिंपल। यूकैरियोटिक में फ्लैजला क्या है? कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या है? विदाउट 9+2 पैटर्न। यहाँ पर क्या है? हैव 9+2 पैटर्न। 9+2 पैटर्न कहने का मतलब ये होता है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है और 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल रीजन में और 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल रीजन में, तो ऐसे को हम कहते हैं 9+2 पैटर्न या 9+2 अरेंजमेंट। इसके बारे में डिटेल से आगे बतलाएंगे बच्चों। अभी तो ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस के बारे में सिंपल चल रहा है
है इसमें। आगे जितने भी हम नाम लिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, सबके बारे में डिटेल से बतलाएंगे। इतना बतला देंगे कि तुम्हारा नीट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों, याद रखना, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद किसी भी बुक को तुम जब सोल्व करोगे तो उसका 90 से 95% क्वेश्चन जो होता है नोट्स पढ़ने के बाद बन जाएगा। इतना तुमको बतला देंगे कि सर जो होता है 90 से 95% क्वेश्चन तुम्हारे अपने खुद सोल्व कर लो, और बाकी 5 to 10% क्वेश्चन जो होता है कुछ एक्स्ट्रा रहता है, उसके लिए तो हम ही, उसके लिए हम सोल्व करेंगे, बतलाएंगे, डाउट बतलाएंगे। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखना बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लैजला क्या था, सिंपल, यहाँ पर फ्लैजला क्या है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या है, विदाउट 9+2 पैटर्न, यहाँ पर क्या है, हैव 9+2 पैटर्न। यहाँ पर क्या है, फ्लैजलिन। प्रोकैरियोटिक में क्या है, फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रियोल 9th में पढ़े होगे। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। किसमें, एनिमल सेल एंड लोअर प्लांट सेल, क्योंकि हायर प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होता है, अब्सेंट होता है, ये केवल लोअर प्लांट सेल्स में होता है। अब सिंपल एपरेटस इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग डिवीजन। स्पिंडल एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस जो होता है, स्पिंडल एपरेटस कहते हैं, तुम लोग 9th में पढ़े होगे सेल डिवीजन, उसमें स्पिंडल फाइबर पढ़े होगे। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है बच्चों, वो सेल डिवीजन के समय बनता है। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है सेल डिवीजन के समय जो होता है केवल यूकैरियोटिक सेल में बनता है। इसलिए यहाँ लिखे हुए ए स्पिंडल एपरेटस इज फॉर्म ड्यूरिंग डिवीजन, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पिंडल एपरेटस इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यहाँ पर क्या है, स्पिंडल फॉर्म, यहाँ पर देखना प्रोकैरियोटिक सेल में स्पिंडल एपरेटस इज नॉट फॉर्म, जबकि यहाँ पर है स्पिंडल एपरेटस इज फॉर्म्ड। ये डिफरेंसेस हुआ। नेक्स्ट डिफरेंसेस जाना बच्चों, सेल इज डिवाइडेड बाई ए माइटोसिस डिवीजन। ए माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है। माइटोसिस मियोसिस तो 9th में पढ़े होगे, लेकिन ए माइटोसिस डिवीजन अगर पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होगे तो यहाँ पर डिटेल से सेल डिवीजन में पढ़ाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल का जो डिवीजन होता है ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल का डिवीजन जो होता है माइटोसिस के द्वारा और मियोसिस के द्वारा होता है। तो यहाँ लिखे हुए सेल इज डिवाइडेड बाई एनी ए माइटोसिस डिवीजन, यहाँ लिखे हुए सेल इज डिवाइडेड बाई माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन। अब यहाँ पर देखो लिखे हुए बच्चों, सेल इज डिवाइडेड बाई ए माइटोसिस डिवीजन, यहाँ लिखे हुए हैं सेल इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन, ये लिखे हुए हैं बच्चों। अब प्रोकैरियोटिक सेल का क्या एग्जांपल है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया उनको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या आता है, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। मतलब ये सिंपल सा ये बात समझना बच्चों कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 3 आता है इसमें। ये 3 को छोड़ करके जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सबके सब यूकैरियोट्स में आते हैं, वो सबके सब किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों। आज जो मैंने पढ़ाया, आज तक के जो मैंने पढ़ाया, ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस तक के पढ़ाया। इसमें इसका हम फोटोकॉपी जो होता है भेज देते हैं क्लासरूम साइट पर, देखना उसको अच्छी तरह से समझना। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से क्लिक कर करके देखना, समझ में आ जाएगा बच्चों। और फिर भी समझ में नहीं आए तो पहले भी क्लास में बतला चुके थे, हम अपना व्हाट्सएप नंबर बतला चुके थे, उस पर हमको बतलाना, हम उसको बतलाएंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।